गुड इवनिंग। कॉग्निटिव प्रोसेसेस की एक्सरसाइज शुरू थी हमारी। 6 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं जिसकी वीडियो अपलोडेड है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ये। फर्स्ट वन है एक्सप्लेन द लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए परसेप्शन क्या है ये हमने अच्छे से समझा है लेसन में कि जो हमारे सेंसेशन को जो ब्रेन इंटरप्रेट करता है, जो ब्रेन जो उसको मीनिंग देता है, वो हमारा परसेप्शन होता है। अभी इसके लॉज क्या है वो हम देखेंगे। चलते हैं आंसर की तरफ। आर ब्रेन हैज़ टेंडेंसीज टू ऑर्गेनाइज आर सेंसेशंस एज ए मीनिंगफुल होल। देखो हमारे 5 सेंस ऑर्गन और उससे कंटिन्यूअस सेंस हमको रिसीव हो रहे हैं। हमारे नज़र के सामने से चीज़ें गुजर रही है, हमारे कानों में बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, हम चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, कुछ स्मेल आ रही है, साथ ही साथ पूरे सेंस ऑर्गन कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं और कंटिन्यू बहुत सारे स्टिमुलस गुजर रहे हैं हमारे सेंस ऑर्गन थ्रू। तो जो हमारा ब्रेन है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो सारे सेंसेस को ऑर्गेनाइज करता है एज ए मीनिंगफुल होल में। यही परसेप्शन होता है। This was explained for the first time by a German psychologist Max Werthmann in 1923 in the form of laws of perceptual organization। ये जो कंसेप्ट है ये कि ब्रेन की टेंडेंसी होती है सेंसेशन को ऑर्गेनाइज करने की, उसे एज ए मीनिंगफुल होल देखने की, या परसेप्शन का जो कंसेप्ट है तो ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट मैक्स वेर्थमैन 1923 में बता दिया उन्होंने ये कंसेप्ट लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में। तो देखते हैं कुछ इसके लॉज कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। According to this law of perceptual organization, the stimuli that are near to each other are perceived together than stimuli that are far away from each other। जो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी होता है उसमें जो स्टिमुलाई एक दूसरे के करीब होते हैं, एक दूसरे के पास में होते हैं, हम उसको सेम परसीव करते हैं या एक परसीव करते हैं उसको। और जबकि जो लॉ ऑफ सिमिलरिटी होती है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, द स्टिमुलाई दैट आर सिमिलर टू ईच अदर आर परसीव्ड टुगेदर देन स्टिमुलाई दैट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। जो लॉ ऑफ सिमिलरिटी में जो स्टिमुलाई सिमिलर होते हैं उसको हम एज ए यूनिट परसीव करते हैं। सी है इसका लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी में जो स्टिमुलाई होते हैं हम उसको एज ए यूनिट या ग्रुप परसीव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटिन्यूटी। आंसर में देखते हैं क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ए टेंडेंसी टू परसीव ए स्टिमुलस इन कंटिन्यूएशन अकॉर्डिंग टू इट्स एस्टेब्लिश्ड डायरेक्शन। जो स्टिमुलस होता है हम उसको कंटिन्यूएशन में परसीव करते हैं वो जिस डायरेक्शन में इस्टेब्लिश हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक व्हेन टू स्टिमुला इंटरसेक्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ ईच स्टिमुला इज परसीव्ड अपेरेंटली। जब दो स्टिमुला इंटरसेक्ट होते हैं, देखिए ऐसे तो हमने कहा कि कंटिन्यूएशन में हम इसको परसीव कर रहे हैं, लेकिन अगर दो स्टिमुला इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो फिर हम कौन सा कंटिन्यूएशन मानेंगे उसका। तो हम जो अपेरेंटली दिख रहा है, जो ज़ाहिरी तौर पे दिखाई दे रहा है, हम उसको वैसे वो कंटिन्यूएशन में हम उसको परसीव करते हैं। डी पॉइंट है इसका लॉ ऑफ क्लोजर। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ए टेंडेंसी टू परसीव एन इनकम्प्लीट स्टिमुलस इन कंप्लीट स्टिमुलाई। जो लॉ ऑफ क्लोजर में ये होता है कि जो इनकम्प्लीट स्टिमुलस है हम उसको कंप्लीट मैनर में परसीव करते हैं। जो हमारा ब्रेन है वो गैप्स को फिल करता है। हमने उसके लिए एग्जांपल्स भी देखी थी कि जो वो लॉ वाली हमने एग्जांपल देखी थी कि LOV उसमें झुका हुआ था, V दिखाई नहीं दे रहा था ठीक से और E लिखा था, तो हमने उसको पूरा होल परसीव किया, हमने उसको लॉ परसीव किया। और इसी तरह होता है कि कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर कहीं वो वेग वर्ड्स हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेज हो, तो हम उसको कंप्लीट मैनर में परसीव करते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ क्लोजर। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ए टेंडेंसी टू परसीव इन एन इनकम्प्लीट स्टिमुलाई इन ए कंप्लीट मैनर। आवर ब्रेन फिल्स अप द गैप इन इनकम्प्लीट स्टिमुलाइज एंड वी परसीव्ड इट एज ए मीनिंगफुल फिगर।
वी फिल द गैप्स एंड परसीव इट एज ए ट्रायंगल एंड स्क्वायर। जो दो एग्जांपल हमने देखे थे लेसन समझते हुए कि वो जो इनकम्प्लीट फिगर्स बने थे स्क्वायर और ट्रायंगल का, जो हमने उसको कम्प्लीटली परसीव किया, ऐसे परसीव नहीं किया हमने उसको कि सेपरेट लाइन्स और डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ये लॉ ऑफ क्लोजर होता है। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कोर एलिमेंट्स ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग क्या है? फ्लो ऑफ आइडिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर है, क्रिएटिव थिंकिंग है। तो इसके एलिमेंट्स देखते हैं थिंकिंग के। फर्स्ट वन है इसमें मेंटल रिप्रेजेंटेशन। मेंटल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जो मेंटल इमेजरी है, हमारे माइंड में किसी की इमेजरी होती है, हमारी मम्मी की या कोई क्रिकेटर हो गया, कोई फिल्म स्टार हो गया, कोई पर्सन XYZ जिसके बारे में जो करंटली अवेलेबल नहीं है, जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हमारे माइंड में उसकी एक इमेज है। अगर कोई आपसे उस बारे में बात करते हैं, कोई आपसे या आप उस बारे में सोचते हो, उस पर्सन के बारे में, उस चीज़ के बारे में, तो आपके माइंड में एक इमेज आती है। ये जो इमेज है ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन है। Mental representation is the mental imagery of a thing that is not currently physically available to the senses। हमारी नज़रों के सामने तो नहीं है लेकिन हमारे माइंड में है। Mental representation is a coded internal sensation. For example, if you are asked to close your eyes and imagine a peacock in your mind, a visual image of a peacock comes in your mind with all its vivid, colorful plumage, shape, size and even distinctive sight। तो सपोज़ अगर आपको ये कहा जाए कि आप आँखें बंद कीजिए और एक पीकॉक को इमेजिन कीजिए, तो आपके माइंड में एक पूरी इमेज आ जाएगी पीकॉक की, उसका कलर, उसकी शेप, उसका साइज़, उसका साउंड, उसकी कलर, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में उसकी एक इमेज आ जाएगी। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन है। ये जो चीज़ है ये जो इमेजरी है ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि थिंकिंग का एक एलिमेंट है। दिस इज ए मेंटल रिप्रेजेंटेशन और एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पीकॉक। थिंकिंग का सेकेंड एलिमेंट कंसेप्ट है। फर्स्ट एलिमेंट मेंटल रिप्रेजेंटेशन है। पहले हमारे जहन में कोई चीज़ की इमेज आती है, देन कंसेप्ट फॉर्म होता है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट इज एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन विच द ब्रेन यूजेस टू डिनोट ए सर्टेन क्लासेस ऑफ ए थिंग इन द वर्ल्ड। जो कंसेप्ट है वो हमारा ब्रेन जो यूज़ करता है सर्टेन क्लास को, थिंग्स की क्लासेस को, जो थिंग्स की क्लास को जो सर्टेन करते हैं एज ए क्लास, एज ए ग्रुप, जो चीज़ें परसीव होती हैं, जो हमारा ब्रेन डिनोट करता है, उसको कंसेप्ट कहते हैं। द कंसेप्ट इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ सम आइडिया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग मैनी सेंसेशंस। कंसेप्ट में ये होता है कि इसमें कुछ आइडियाज़ का एक्सट्रैक्शन हमारे माइंड में आता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। कि जैसे एनिमल है तो सारे एनिमल के मतलब मोस्टली 4 legs होंगे, उनके टेल होगी, तो अगर इस तरह से उनका ऐसा बड़ा सा फिगर होगा या फिर ऐसे कुछ उनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, तो उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एनिमल है। तो ये जो आपका एक कंसेप्ट बना है कि ये एनिमल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए चाइल्ड फॉर्म्स ए मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए काऊ। मिसाल के तौर पर एक चाइल्ड अपने माइंड में चाइल्ड के माइंड में मेंटल रिप्रेजेंटेशन काऊ की है। कैसे? देयर आफ्टर ही स्टार्ट्स ड्राइविंग सम आइडिया अबाउट व्हाट ए काऊ मीन्स, दैट इज इट इज़ ए 4-legged एनिमल विथ हेड, बॉडी, टेल, हॉर्न्स एट्सेट्रा। ही इज जस्ट फॉर्मिंग ए कंसेप्ट ऑफ ए काऊ। क्लियरली एक्सप्लेन्ड है और आप भी इसको अच्छे से समझिए कि एक बच्चे के माइंड में काऊ का मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, उसके बाद में वो कंसेप्ट बनाता है कि एक ऐसा एनिमल जिसके 4 legs है, जिसका हेड है, जिसकी टेल है, तो ऐसा जो भी फिगर होगा तो वो काऊ होगा। तो ये उसका कंसेप्ट है। तो आई होप आपको मेंटल रिप्रेजेंटेशन और कंसेप्ट में डिफरेंस अच्छे से
पहले हमारे माइंड में किसी चीज़ का मेंटल रिप्रेजेंटेशन हो तो पहले तो फिज़िकली हम वो चीज़ को कभी ना कभी देखे होते हैं, फिज़िकली देखे होते हैं या हम उसकी फ़ोटो या वीडियो देखे होते हैं, किसी भी तरह से हम उस चीज़ से फैमिलियर होते हैं। फिर तो हमारे माइंड में जो इमेज बनती है वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। देन उसके बेसिस पे हम जो कंसेप्ट फॉर्म करते हैं, उसके बेसिस पे जो आइडिया हमारे माइंड में आता है कि जो इस तरह का फिगर है वो ये होगा, इस तरह की चीज़ है तो वो ये होगी, इस तरह का हेयर स्टाइल है तो वो कोई आर्मी का ही बंदा होगा। तो वो हेयर स्टाइल हमारा मेंटल रिप्रेजेंटेशन है। फिर हम उसको देख के और दूसरे बंदों को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये आर्मी के ही बंदे होंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट है स्कीमा। स्कीमा और स्कीमेटा में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। स्कीमा सिंगल के लिए यूज़ होता है और स्कीमेटा प्लूरल के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्कीमेटा उसका प्लूरल है। A schema is an internal representation that organizes knowledge about related concepts and relationships among them. Schemata influence most of the cognitive processes. Schema क्या है? एक internal representation है जो related concept के knowledge को organize करता है और उनके बीच के जो relationship है उन सभी को वो organize करता है। जैसे एक हम स्कूल के एग्जाम्पल लेते हैं कि स्कूल में क्या क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, स्कूल की बिल्डिंग होती है, चिल्ड्रंस होते हैं, देन स्कूल का फर्नीचर होता है, फिर स्कूल के अप्लायंसेस होते हैं, स्कूल में क्लर्क होता है, टीचर होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो हर किसी के लिए हमारे पास में अलग अलग कंसेप्ट है। फर्नीचर के लिए एक कंसेप्ट है हमारे माइंड में, बिल्डिंग के लिए एक कंसेप्ट है, टीचर के लिए एक कंसेप्ट है, स्टूडेंट के लिए एक कंसेप्ट है। तो ये सारे कंसेप्ट को जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये स्कीमा बनता है। स्कूल हो गया, थिएटर हो गया है, कोई और ऑफिस हो गया, तो ये स्कीमा हो गया। For example, when a child visits a zoo, the concepts of animals, home, cage, display, public, etc. gets activated simultaneously and a connection is established between them. This leads to formation of a schema of a zoo. मिसाल के तौर पर एक बच्चा ज़ू विज़िट करता है, वो ज़ू देखने जाता है तो वहाँ पर उसको एनिमल्स दिखाई देते हैं, केज दिखाई देते हैं, डिस्प्ले दिखाई देते हैं, पब्लिक दिखाई देते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली जो कंसेप्ट है वो एक्टिवेटेड होता है और कनेक्शन बनता है उन सब के बीच में। जितने इतने सारे जो कंसेप्ट उसके पास में है, एनिमल का कंसेप्ट, डिस्प्ले का कंसेप्ट, केज का कंसेप्ट, पब्लिक का कंसेप्ट, और उनके बीच में जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, ये जो फॉर्मेशन होता है, इसको स्कीमा कहते हैं। फोर्थ वन है लैंग्वेज, जो थिंकिंग का कोर एलिमेंट है। लैंग्वेज इज ऑल्सो ए कोर एलिमेंट ऑफ थिंकिंग। लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ सिम्बल्स, मेंटल रिप्रेजेंटेशंस, कंसेप्ट एंड स्कीमेटा आर ऑल बेटर रिप्रेजेंटेड बाय लैंग्वेज। सिम्बल्स का सिस्टम है लैंग्वेज, और जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है या कंसेप्ट है या स्कीमा है, ये सारी ही चीज़ें लैंग्वेज के ज़रिए अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है, समझी जाती हैं। For example, the word cat stands for an actual cat. So the word cat is a symbol for a cat. Thinking by using language is distinctive feature of a human being's thinking process. मिसाल के तौर पे जो वर्ड कैट है वो एक्चुअल कैट के लिए ही इस्तेमाल होता है, यानी कि ये कैट का सिंबल है। कैट वर्ड वो जो फिगर है, जो 4 लेग्स हो गया, टेल हो गया, छोटी आंखें और वॉटेवर जो भी उसके फीचर्स है, तो ये उसका सिंबल हो गया। तो ये लैंग्वेज जो है थिंकिंग का रिप्रेजेंटेशन। थिंकिंग बाय यूजिंग लैंग्वेज इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ह्यूमन्स बीइंग्स थिंकिंग प्रोसेस। इसलिए थिंकिंग बाय यूजिंग लैंग्वेज ये एक ह्यूमन बीइंग का थिंकिंग प्रोसेस का एक डिस्टिंक्टिव फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ योर ओन एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन एंड फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है डिस्ट्रैक्शन और फ्लक्चुएशन में, तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट वन है, आफ्टर फोकसिंग ऑन ए स्पेसिफिक स्टिमुलस अटेंशन ड्रिफ्ट्स टुवर्ड्स अनदर स्टिमुलस ड्यू टू सम एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। दिस इज नोन एज द डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। जैसे मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ लेकिन मुझे कोई आवाज़ देता है तो मुझे डिस्ट्रैक्ट होता है, मेरा पूरा ध्यान उस तरफ चला जाता है, उस बारे में सोचने लगती हूँ, तो ये डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन है।
जबकि अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं ये पढ़ भी रही हूँ, साथ में मुझे कहीं से कोई स्मेल आ रही है किसी चीज़ की, कहीं बैकग्राउंड में और दूसरी कोई आवाज़ें आ रही हैं, मैं देख रही हूँ मेरे सामने ये वॉल है, कर्टेन लगा है, फ्लावर्स है, तो ये क्या, हालांकि मेरा ध्यान बुक पे है लेकिन साथ ही साथ इन सारी चीज़ों पे भी मेरा अटेंशन जा रहा है, तो ये फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन है। अटेंशन कीप्स ऑसिलेटिंग लाइक द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक। अटेंशन क्लॉक के पेंडुलम की तरह ऑसिलेट होते रहता है, एक जगह कंटिन्यू वो बना नहीं रहता। वी कैन नॉट पे अटेंशन टू ए सिंगल स्टिमुलस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आर अटेंशन शिफ्ट्स टुवर्ड्स अदर स्टिमुलस फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम एंड कम्स बैक टू द ओरिजिनल स्टिमुलस। दिस इज नोन एज फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस इसमें होते हैं कि जो डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन होता है तो आपका अटेंशन वहाँ से पूरी तरह से हट जाता है, लेकिन फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन में ये होता है कि फॉर ए मिनट या फॉर ए सेकेंड या फॉर ए मोमेंट आपका अटेंशन वहाँ से शिफ्ट होता है, लेकिन वापस पहली जगह पर वो आ जाता है, तो ये फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन हो। सेकेंड है, मैनी एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज इंटेंसिटी, साइज, मूवमेंट एट्सेट्रा ऑफ स्टिमुलाई मे डिस्ट्रैक्ट अटेंशन। Sometimes internal factors like disturbed physical or psychological state, lack of interest, mental set can also cause distraction of attention। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, किसी और चीज़ की इंटेंसिटी, साइज, मूवमेंट, ये सारी चीज़ें हमारे अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। साथ ही कई सारे इंटरनल फैक्टर भी होते हैं, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल के, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको मूड नहीं है, आपके माइंड में कोई और सोच चल रही है, ये सारी चीज़ों की वजह से भी आपका अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। जबकि फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन में द फैक्टर्स लाइक फटीग, लो इंटरेस्ट, अट्रैक्टिवनेस ऑफ अदर स्टिमुलस एट्सेट्रा में लीड टू फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। कि कोई काम आपको करना है लेकिन आपको बहुत फटीग लग रहा है, तो आपका ध्यान बार बार उस पर से हटता जाता है, लेकिन वापस अटेंशन आपका आ रहा है, आपका ध्यान वापस उस पर आ रहा है, यही फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन है। तो भी आपको उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है या और किसी स्टिमुलस में ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो ये सारी चीज़ें फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन की तरफ जाती हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन, फॉर एग्जाम्पल वाइल स्टडिंग योर अटेंशन में गेट सडनली डिस्ट्रैक्टेड ड्यू टू ए फिल्म सॉन्ग प्लेड इन ए हाई वॉल्यूम बाय योर नेबर्स। सपोज आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, अगर पड़ोस के घर से बहुत ज़ोर से गाने की आवाज़ आ रही है तो आपका ध्यान अभी पढ़ाई में से हट जाएगा और गाने की तरफ लग जाएगा, तो ये डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन है। फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर इज टीचिंग, योर अटेंशन टेम्पररली शिफ्ट्स टू ए फ्रेंड सिटिंग बिसाइड यू और टू ए पियोन स्टैंडिंग इन द कॉरिडोर एंड अगेन यू पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर इज टीचिंग। मिसाल के तौर पर आपके टीचर आपको पढ़ा रही हैं तो आपका ध्यान तो टीचर की तरफ है, लेकिन कभी कभी आपका ध्यान आपके बाजू में बैठे फ्रेंड की तरफ चला जाता है, कभी कॉरिडोर में पियोन खड़ा है तो उसकी तरफ आपका ध्यान जाता है, कभी और किसी तरफ आपका ध्यान जाता है, लेकिन वापस फिर टीचर क्या पढ़ा रही है आप उसकी तरफ लौट जाते हो, वहाँ आपका ध्यान आप फिर से अटेंटिव हो जाते हो, तो ये फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन है। आई होप आपको ये सारा कुछ अच्छे से समझ आया होगा। कोई नहीं समझ में आया, कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, ईमेल कीजिए, आपको जो नहीं समझ में आ रहा है आप मुझसे पूछिए। और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हमने इसके सभी 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। हैव अ गुड डे।